बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब कौन देगा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा रियाज। नाज़रीन, आपने बहुत सी खबरें सुनी होंगी, बहुत से टेलीविज़न पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर कि मरी में जो हालात हुए, वहाँ पर जो हलाकतें हुई, उसका ज़िम्मेदार कौन है। कुछ लोग हुकूमत को ठहरा रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि अवाम की अपनी गलती थी। आखिर गलती किसकी थी, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं और उसी के साथ हम बात करेंगे कि IMF ने $6 अरब का पाकिस्तान को जो कर्ज देना था उसका जायज़ा फ़िलहाल मनसूख कर दिया है। और उसके साथ नए साल की आमद पर 2022 का, क्योंकि एक हफ़्ता गुजर चुका है, तो IMF ने और जो हमारे इदारे हैं, इदारा शुमारियात, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें महंगाई मज़ीद बढ़ गया, अवाम पर मज़ीद बोझ डाल गया। और उसी के साथ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की जो ऐप्स हैं उसके थ्रू पाकिस्तानियों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। और इसी के हवाले से इन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ कॉल पर मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद अकरम महर साहब, जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इस वक्त कोऑर्डिनेटर वज़ारत इंसानी हकूक़ और एंटी नारकोटिक्स पंजाब हैं। और मेरे साथ दूसरे जो गेस्ट हैं वो हैं इमरान गुज्जर साहब, PSP के वो लाहौर डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं। और जो तजियाकार हमारे साथ बैठे हैं वो बैठे हैं प्रोफेसर शमीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। तो बगैर हम किसी ताहीर किए बढ़ेंगे अपने सवाल की तरफ। हफ्स साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा हफ्स साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि मरी में जो हालात ख़राब हुए हैं, जो हलाकतें हुई हैं, उसका ज़िम्मेदार आप किसको देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसका जिम्मेदार तो मैं ये नहीं समझूंगा कि मैं किसी को भी नहीं ठहराऊंगा, ना मैं ये इसका जिम्मेदार अवाम को ठहराऊंगा और ना ही हुकूमत को। और इसमें सिर्फ ये है कि देखें, मरी में हर साल लोग जाते हैं, लेकिन ठीक है। इस हफ्स साहब, साल मरी भी में लोग, पहले कोई हलाकतें नहीं हुई बर्फबारी की वजह से। लेकिन पहले जो बर्फबारी हुई है वो इतनी ज्यादा बर्फबारी तो नहीं हुई पहले। अच्छा, तो इसमें बर्फबारी का आप कसूर आ पिछले गया। साल का, आप पिछले साल का, उससे पिछले साल का, उससे पिछले साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें। जो इस साल बर्फबारी हुई है, इस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले सालों में बर्फबारी भी तो नहीं हुई। हफ्स साहब, आपकी हुकूमत के इंतजामात क्या थे जब आपको हफ्ता पहले, डेढ़ हफ्ता पहले पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मरी की तरफ रुख कर रहे हैं? तो आपके इंतजामात क्या थे उस हवाले से? इंतजामात हमारे जो है वो मुकम्मल थे, बिल्कुल ठीक थे। लेकिन देखें, ये कुछ जो है वो कुदरती आफात होती हैं, इसका जो ब्लेम है वो किसी के ऊपर हम नहीं डाल सकते। लेकिन हफ्स साहब, बहुत सी अवाम कह रही है, बहुत सी अवाम कह रही है, और हमारे जो हफ्स साहब अवाम, ठीक है, या ये जो कुदरती बहुत तेज बारिशें आ जाती हैं, इसके ऊपर तो गवर्नमेंट, किसी भी इंसान का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। चाहे वो अमेरिका है, पाकिस्तान है, जितनी मर्जी पावरफुल से पावरफुल जो है वो गवर्नमेंट हो, उसका इन चीजों पे कंट्रोल नहीं होता। ये कुदरती आफत थी जो आ गई, उसके ऊपर हमने उसको फौरी तौर पर आफत ज़दा करार दे दी है। और वहां पर जो है वो रेस्क्यू के काम भी हमने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। वहां पर टीमें भी सारी भेज दी हैं, वहां पे रेस्क्यू का काम भी जारी है। हाफिज साहब, अवाम और जो अपोजिशन पार्टी है, हाफिज साहब, अवाम और अपोजिशन पार्टी सरासर आपको इस चीज का कसूरवार करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये PTI गवर्नमेंट की नालायकी है, नाअहली है। नहीं, अवाम तो देखें, वो बिल्कुल भी, मैंने किसी बंदे को ये कहते हुए नहीं सुना, किसी भी अवाम ने ये नहीं कहा। साहब, आप सोशल मीडिया उठा के देखें, ऑपोजिशन को तो अपना तो पता होता नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, तो उनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है बात करने के। ऑपोजिशन तो ये भी कह रही थी कि कोरोना जो है, इमरान खान आया तो कोरोना भी आ गया। ऑपोजिशन तो ये भी कह रही थी। अच्छा हफ्सा, कोरोना तो पूरी दुनिया में आया, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं आया था। ऑपोजिशन मेरे साथ बात ना ही करे ना। हाफिज साहब, शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं खुद 7 फीट जो है वो बर्फ के अंदर जा रहा था, धंस रहा था। तो उनका क्या हाइट वगैरह कितनी है जो 7 फुट वो बर्फ में भी जा रहे थे और उन्हें बाहर के भी सारे मामला नजर आ रहे थे? मेरा ख्याल है उसामा भाई, आपने उनका जो है वो ट्वीट पढ़ लिया होगा, जब उनकी न्यूज सुन ली होगी, तो आप, मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब मेरे से बेहतर मिल जाएगा। आप उनका ट्वीट देख लें और नीचे रिप्लाई भी आया होगा, वहां से भी आप देख। अच्छा, और जो अपोजिशन पार्टी, साहब, जो अपोजिशन पार्टी के रहनुमा ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यह बर्फ पिछली हुकूमत के वक्त से जारी थी, इसलिए हम लोगों को बचाने में कामयाब नहीं हुए। ख्वाजा आसिफ साहब ने खान साहब पे टाउंट किया है। सॉरी, ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान पर टाउंट करते हुए कहा है, ट्वीट किया कि यह बर्फबारी पिछली हुकूमत के वक्त से जारी है, इस वजह से हम लोगों को नहीं बचा सके। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये देखिए ना, ये कोई बात बनती है? यहाँ पर लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, जो है लोगों के जवान बच्चे, लोगों के मासूम बच्चे, ठीक है, लोगों के दोस्त, हमारे भाई बहने वहां पर जो है वो जिंदगी और मौत की बाजी खेल रहे हैं और इनको मजाक की सूझी हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई इस तरह की बात करना या सियासत करना, ये तो अल्लाह से पाक से दुआ करनी चाहिए
کہ ہمارے جو باقی بہن بھائی ہیں اللہ پاک ان کو بھی حفاظت اپنے گھروں میں پہنچائے. یہ کوئی مذاق کی بات تھوڑی ہے, یہ کوئی مذاق تھوڑی چل رہا ہے اس میں, یا کامیڈی تھوڑی, اور تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر کرنے کے لیے. وہاں پر اس طرح خواجہ آصف صاحب تب کہاں ہوتے ہیں جب مریم نواز کہتی ہیں کہ میرے پاکستان میں کیا, لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب تب کہاں ہوتے ہیں جب شہباز شریف اسمبلی میں کہتے ہیں کہ میرا والد غریب آدمی تھا اور وہ بھینسوں کا دودھ بیچ کے تو ہم نے یہ سارے فلیٹ خریدے ہیں. سر آپ فارن فنڈنگ کے کیس میں, سر آپ فارن فنڈنگ کے کیس میں کہاں پر ہیں؟ سر آپ میٹرو کا احتساب نہیں کرنے دے رہے. زندگی اور موت کی بازی میں کھیل رہے ہیں سر, زندگی اور موت کی بازی, سر زندگی اور موت, حافظ صاحب زندگی اور موت کی بازی آپ کو اب کیوں یاد آئی؟ آپ کا گورنر اس بند تھا, ریسٹ اس آپ کے بند تھے, یا اب آپ نے کھولے ہیں اب آپ کو یاد آیا؟ حافظ صاحب ہاں میں سن رہا ہوں, میں آپ کی بات کا ہی جواب دینے لگا ہوں. جی جی دیکھیں ہمارے جو وہاں پہ گورنر ہاؤس ہے, ریسٹ ہاؤس ہے, وہ بالکل بھی بند نہیں تھے. ٹھیک ہے, وہ جیسے ہی حافظ صاحب بند تھے وہ کل کھولے گئے ہیں. حافظ صاحب وہ اس ثانیے کے بعد کھولے گئے ہیں. جو ہے ابھی نیوز چینل پہ جو ہے کوئی خبر بریک نہیں ہوئی تھی تو سی ایم صاحب نے, بلکہ سب سے پہلے گورنر پنجاب نے اعلان کیا تھا کہ وہاں گورنر ہاؤس کو فوری طور پر کھول دیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن اور اس گورنر کے بعد صاحب نے سی ایم کب یہ اعلان کیا؟ کہہ دیا کہ وہاں پر جو ریسٹ ہاؤس ہے وہ کھول دیے جائیں. اور دوسرا میں آپ کو یہاں پر ایک مین چیز بتا دوں, بلکہ گورنر سے بھی پہلے, سب سے پہلے فوریسٹ منسٹر محمد سلطان خان نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ گھوڑا گلی میں جو فوریسٹ کے ہاٹ ہے ان کو فوری طور پر سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی علم میں نہیں ہے, جیسے ہی اس چیز کا معلومات ہوئی ہیں فوری طور پر ہر چیز کو کھول دیا گیا. پروفیسر صاحب آپ کی طرف میں بڑھوں گا, جتنے بھی گیسٹ ہوئے ہر چیز کو کھول دیا گیا. پروفیسر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. حافظ صاحب تو یہ بات ماننے کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ میں یہ اس بات سے اعتراض کروں, انکار کروں یا اس کو مانوں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسامہ صاحب. بات یہ ہے کہ حافظ صاحب ماشاءاللہ سیاست میں ان ہیں, ان کا مطلب اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, وہ حکومتی ترجمان بھی ہیں, آپ کے علم میں جی جی, وہ کوارڈینیٹر ہیں وزارت انسانی حقوق اور اقلیتی امور کے. اس کے علاوہ نارکوٹکس پنجاب کے وہ کوارڈینیٹر ہیں. لیکن یہ کہ ان کی بات اپنی جگہ, وہ حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں, لیکن میں تو اس حوالے سے بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, حالات آفات آیا کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, یہ پارٹ آف لائف ہے, یہ زندگی کا حصہ, آفات آیا کرتی ہیں, قوموں پر مشکل وقت آتے رہتے ہیں, حادثات ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو جینیس پیپل ہوتے ہیں نا, جو ایسے لوگ ہوتے ہیں, جینیس لوگ جو ہوتے ہیں, وہ ان کو لوگوں کے پین کو, لوگوں کے درد کو منیمائز کرتے ہیں. لوگ ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ کیوں نہیں منیمائز کر رہی, انہوں نے پہلے کیوں نہیں اقدامات اٹھائے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا, مجھے ایک ٹائم تھوڑا سا دیجیے گا جس میں میں آپ کی بات, اپنی بات کی وضاحت کر سکوں. کہتے ہیں کہ زلزلہ آ گیا ایک دفعہ, تو کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ امریکہ میں زلزلہ آ گیا, تو اللہ نے فرمایا خیر سنبھال لیں گے. یا اللہ زلزلہ آ گیا ترکی میں, اللہ نے فرمایا سنبھال لیں گے. یا اللہ زلزلہ آ گیا جاپان میں, فرشتوں نے کہا یا اللہ زلزلہ آ گیا جاپان میں, اللہ نے فرمایا سنبھال لیں گے. اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں یا اللہ 8 اکتوبر 2005 پاکستان میں زلزلہ آ گیا, اللہ نے فرمایا دوڑ کے جاؤ, وہ تو میرے سے بیٹھے ہیں. بات پتہ ہمارے یہاں پر کیا ہے, ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں ان کی ذمہ داری ہے, لامحالہ بات ہے, ساری باتیں ایک طرف, کوئی سیاست کے طور پہ کہے, کوئی مخالف پارٹی کا کہے, کوئی بھی بندہ جو بھی بات کہے, صرف اور صرف حکومت کی ذمہ داری ہے. اس لیے وہاں پر جب گاڑیاں ان ہو رہی تھیں, انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے. پروفیسر صاحب انہیں جب پتا تھا کہ مری میں اتنی پارکنگ بھی نہیں ہے, تو انہوں نے پہلے کیوں نہیں انتظامات کیے, گاڑیوں کو پہلے جانے سے روک دیتے؟ ایک چیز اور بھی ہے, دیکھیں یہ ریڈ الرٹ جاری کیا گیا تھا, یہ آپ کے علم میں ہے, یہ الرٹ جاری کر دیا تھا محکمہ موسمیات نے, یہ نہیں کہ نہیں کیا گیا تھا. اب رہی بات یہ ہے کہ وہاں کی انتظامیہ کی بھائی بہت ذمہ داری ہے. یہاں پر تو تنظیمی اجلاس ہو رہے تھے, ایک بات سمجھ لیں, ہمارے جو ذمہ داران تھے وہ اجلاس کرنے میں مصروف تھے. اگر توجہ دی ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ ہم یہ جو ہمیں تکلیف پہنچی ہے, یہ جو ہمارے ساتھ حادثہ پیش آیا, میرا خیال ہے کہ ہم بہت سارا نقصان سے بچ سکتے تھے. دیکھیں بہت دکھ کے ساتھ کہ ہمارے بھائی وہ جان کی بازی ہار گئے. اور یہ نوید اقبال صاحب جو سب انسپیکٹر ہیں, ان کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں سوشل میڈیا پر کہ وہ کیسے وہ مدد کے لیے پکارے. جی بالکل, ان کی ایک آڈیو کال بھی لیک ہوئی ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کرینے پہنچی نہیں, ہم پچھلے 18 گھنٹے سے یہاں سے پھنسے ہوئے ہیں.
دنیا میں ہمیشہ ٹیکنالوجی کو اپنایا جاتا ہے. بدقسمتی کیا ہے, ہمارے ہاں نہ دیانتداری رہی, نہ معاشیات اچھی ہے, اور نہ ہی ٹیکنالوجی ہمارے پاس. ہاں جی حافظ صاحب آپ کیا کہتے ہیں, آپ دیانتدار ہیں؟ پروفیسر صاحب نے تو ایک مدعا اٹھا دیا آپ پہ کہ دیانتدار کوئی بھی نہیں رہا. حافظ صاحب آپ تو دیانتداری کا جھنڈا پکڑ کے آئے تھے. اگر آپ سن رہے ہیں تو میں نے آپ سب حکومت کو نہیں کہا, میں نے مجموعی طور پر پروفیسر صاحب لیکن فی الوقت جو بات ہو رہی ہے وہ حکومت کے حوالے سے ہو رہی ہے. مری میں جو لوگ جان گوا بیٹھے ہیں ان کے ذمہ دار تو حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں سب لوگ. ایک منٹ میری بات سنیں. میں پروفیسر صاحب ماشاءاللہ میرے سے عمر میں بڑے ہیں, میرے بالکل وہ استاد کی جگہ پر ہے, کیونکہ وہ پروفیسر ہے, ایک ٹیچر ہے. میں ویسے ہی اساتذہ کرام کا اور ٹیچرز کا جو ہے نا وہ بے حد رسپیکٹ کرتا ہوں اور ان کا احترام کرتا ہوں. تو اسامہ آپ بھی میرے بھائی ہیں. دیکھیں بات یہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ اس وقت مشکل میں ہے, ٹھیک ہے, بجائے کہ ہم اس چیز کے اوپر بحث کریں کہ کیوں ہوا کیسے ہوا. دیکھیں یہ تو ہر شخص کو پتا ہے کہ اس سال جو ہے وہ برف باری زیادہ ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا. ہمیں ان بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں, ان فیملیز کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ پاک ان کو جلد سے جلد اس مشکل سے جو ہے وہ جان چھڑائے اور ان کو اپنے گھروں میں باحفاظت پہنچائے. ٹھیک ہے, یہ نہ تو کوئی موضوع بحث والا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر ہم کسی کے اوپر دے سکتے ہیں جی فلاں نے یہ نہیں کیا, حکومت نے یہ نہیں کیا. دیکھیں حکومت کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ پاک نے آگے کیا کرنا ہے. سر حافظ صاحب 2 سے 4 منٹ پہلے آپ سن لینا میری, سن لیں. نہیں حافظ صاحب 2 سے 4 منٹ پہلے آپ کے یہ الفاظ تھے. حافظ صاحب آپ کے یہ الفاظ تھے کہ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی تھی, وارننگ دے دی تھی. ٹھیک ہے, اب ظاہری سی بات ہے اگر اس نے کہا ہے, اس کی آڈیو کال لیک ہوئی ہے کہ ابھی تک گاڑیاں نہیں آئی صاف کرنے کے لیے, تو ایک لمبی قطار ہے. اس قطار میں سے جب کسی کرین نے وہاں سے گزر کے آگے تک جانا ہے, کسی گاڑی نے جانا ہے, تو ظاہری سی بات ہے اس کے لیے اسپیشل راستہ بنے گا. گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جائیں گے. کچھ جادو سے گاڑی وہاں پر نہیں جا سکتی. حافظ صاحب گھنٹہ 2 گھنٹہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن 18 گھنٹے جا رہا ہے کہ جی گاڑیاں 2 گھنٹوں کے وہاں پر پہنچی نہیں تھی. آپ مجھے بتائیں ایک لمبی قطار لگی ہو تو فوری طور پر گاڑی. تو حافظ صاحب کیا آگے آپ کے گورنر ہے, اس میں اس طرح کی کوئی مشینری موجود نہیں تھی؟ سب سے پہلے فوریسٹ کے ہٹ جو ہیں وہ خالی ہوئے. گھوڑا گلی کے تمام ریسٹ ہاؤسز جتنے بھی ہٹ تھے ان کو کھول دیا گیا سیاحوں کے لیے. اس کے بعد تمام گورنر ہاؤس جو ہے اس کو کھول دیا گیا. اس کے بعد آپ کے جتنے یہ ریسٹ ہاؤسز تھے ان کو اوپن کر دیا گیا. میرا پہلا سوال ہی یہ تھا کہ یہ اقدامات پہلے کیوں نہیں کیے گئے؟ اور رہائش کی سہولت بالکل مفت فراہم کی گئی. اس کے ساتھ باقی جو دوسری ادارے تھے وہ بھی مکمل طور پر پہنچ کے مری کے طرف جانے والے تمام راستوں کو فوری طور پر بند کر دیا گیا تھا. اور وزیر داخلہ شیخ رشید خود موقع پر وہاں پر پہنچ گئے تھے. سی ایم نے اپنا ہیلی کاپٹر بھی ریسکیو والوں کو دے دیا تھا کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے اس کو سارا جو ہے وہ اس کو یوز میں لائیں اور لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ بچائیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. عمران اشرف گجر صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ پورا حق ادا کیا ہے عوام کی حفاظت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسامہ صاحب, یہ قدرتی آفات آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں. ان کا ریڈ الرٹ جاری ہو چکا تھا, ان کو سارا پتہ تھا. جب دھرنے دیے جاتے ہیں, کنٹینر لگا کے سارے روڈ جام کر دیتے ہیں, بلاک کر دیتے ہیں, اس وقت ان کو ہوش ہوتی ہے ساری. تو جب ان کو ریڈ الرٹ کا پتہ تھا سارا کہ وہاں پہ قدرتی آفات آنی ہے, اس کو متوقع ہے, تو پھر انہوں نے کیوں جانے دیا لوگوں کو وہاں پہ. اور جب وہاں پہ لوگ پھنس گئے تو پھر یہ انہوں نے کہا جی گورنر ہاؤس کھول دیے, یہ کر دیا وہ. کہ میں کہتا ہوں کہ وہاں کے ہوٹلوں نے جو لوٹ مار مچائی ہوئی ہے, وہاں پہ 50,000 روپیہ کرایہ لے رہے ہیں, وہاں پہ انتظامیہ سوئی ہوئی ہے. وہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کھلم کھلا لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. قدرتی آفات کے اوپر تو چلے آ گئی ہے, مہنگائی قدرتی آفت ہے جو اس وقت عوام کے اوپر ٹہل رہی ہے. یہ ساری چیزیں حکومت کی نااہلی ہے, یہ نظریں چرائی جا رہی ہیں صرف, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. چلیں بہت شکریہ عمران صاحب. اب میں بڑھتا ہوں اپنے اگلے سوال کی طرف, کیونکہ جہاں پہ موسم تو بہت سرد ہوا ہوا ہے لیکن جو پاکستان کے حالات ہیں وہ بہت ڈاؤن جا رہے ہیں, کیونکہ IMF نے پاکستان کو $6 ارب کا جو قرضہ دینا تھا اور وہ انہوں نے اس کا جائزہ منسوخ کر کے جنوری کے وہ اینڈ پہ لے گئے ہیں. پروفیسر صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا پاکستان کے پاس اتنی سروائیول ہے کہ وہ جنوری تک بھی اپنا آپ کو سروائیو کر سکیں؟ اصل یہ ہے کہ یاد رکھیے گا جو قرض دیتا ہے نا وہ اپنی ذمہ داری میں اپنی وہ شرائط وہ جو ہے وہ بنواتا ہے. جو ٹرم اینڈ کنڈیشن وہ دیتے ہیں قرض لینے والے کو ماننا پڑتی ہے. یہ یاد رکھیے گا, بہت مشہور یہ مقولہ ہے انگریزی کا کہ بیگرز آر ناٹ چوزر, بکاری کبھی بھی چوائس نہیں رکھتے. بالکل. بات یہ ہے کہ ہمیں ان کی شرائط بھی ماننا ہے اور جو شرائط وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں ہم نے ان کو پورا بھی کرنا ہے. جیسے کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے کہا
कि पाकिस्तान खुद भी उससे कर्ज नहीं ले सकता, वहां से सरमाया नहीं ले सकता, भाई फिर वो स्टेट बैंक क्या हुआ। उसके बाद हुकूमत जो है, हुकूमत अपने ताई कोशिश कर रही है, अब 300 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने की कोशिश की गई है सर ताकि टैक्सेस का हुकूमत कहती है, जो FBR है वो कहते हैं कि हम लगा रहे हैं, और उसके अलावा जो IMF है वो कहते हैं हम लगा रहे हैं। नहीं, हुकूमत लगा रही है ना। यहाँ तो बात सुनिए, IMF ने तो हुकूमत को सिर्फ एडवाइस देनी है, उन्होंने तो अपनी जो शराइत रखी है ना उस पर है। अब करना तो ये, अब हमारे यहाँ देखें कि सिर्फ वजीर खजाना जब ये कहते हैं कि सिर्फ 300 अरब तो मतलब का तो टैक्स लगा रहे हैं वहां पर, भाई अल्लाह के बंदो, ये जो अल्ले तल्ले हैं आपके, ये जो वज़रा के, आप इन अखराजात को कम कर सकते हैं। अब देखें, जब हम दूसरों को ये मशवरा देते हैं कि ये मुश्किल वक्त है, तो क्या ये मुश्किल वक्त सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए, हुकूमत के लोगों के लिए नहीं है। इसके साथ सबसे पहली चीज ये याद रखिए, जब हमने अपने मुल्क को डिक्लेयर किया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस हवाले से हमें सोचना ये है कि हमें इस्लाम से रहनुमाई लेनी है, हमें आईने पाकिस्तान को अपना राहबर रखना अगर, तो फिर उस पर अमल किया जाए। देखें, ये मिसालें देते हैं हमारे लोग कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था कि जितनी मजदूर की तनख्वाह उतनी मैं लूंगा। तो सवाल काउंटर क्वेश्चन ये किया गया कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आपकी उस तनख्वाह में आपका गुजारा ना हुआ, आपने फरमाया मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा। बात ये है कि आवाम का ख्याल करना भी जरूरी है। हुकूमत अपने तय कर रही होगी काम, लेकिन सिर्फ ये है कि वो आवाम के सामने समरात नहीं आ रहे, इसलिए कोई भी बंदा वो जल्द हुकूमत की बात को मानने को तैयार नहीं है। मैं इस हवाले से कहता हूँ कि जिम्मेदारान है, फर्ज करें मेरे सामने हाफिज अकरम साहब हमारे साथ हैं, हम उनका बड़ा रिगार्ड करते हैं, उनका एक नाम है, लेकिन इस सब के साथ साथ वो ब्रीफ करते हैं लोगों को, वो बताते होंगे हुकूमती कारकर्दगी, लेकिन लोग यकीन इसलिए नहीं कर रहे कि भाई मेरे, जब वो बिल हाथ में लेकर जाते हैं ना वहाँ जमा करवाने के लिए, उनकी जेब में कुछ नहीं होता। बड़ी खूबसूरत बात एक आदमी ने कही थी, जी तो चाहता है सारी दुनिया खरीद लूं, जेब कहती बकवास न कर। तो बात ये है उसामा भाई, अब किया क्या जाए। हुकूमत तो कहती है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, चलें इस बात पे भी हम मानने को तैयार हैं, लेकिन सर हुकूमत तो बहुत कुछ कह रही है, अब हम सब कुछ मान के बैठ जाए। नहीं, सम्राट लोगों तक पहुंचे, देखिए बताने की जरूरत नहीं होती, याद रखिएगा काम किया गया नजर आता है जब लोगों तक सम्राट पहुंचेंगे। अब देखिए सेहत कार्ड है, फर्ज करें जब लोगों को मिल जाएगा तो लोग उसके बाद मेरे ख्याल में हुकूमत की कारकर्दगी पर लोग खुद ब खुद बोलना शुरू कर देंगे। याद रखिए पब्लिसिटी थ्रू प्रोडक्ट हुआ करती है। जी जी, वो तो इन्होंने बहुत कर दी ना, उसके ऊपर अपना लोगो छाप दिया, वो बहुत लोगों के दिलों के अंदर उतर जाता किया गया काम। मेरी एक बात सुनिए, आज भी अगर शहबाज शरीफ साहब होते, आप मान लें कि शहबाज शरीफ साहब वहां पहुंचे होते, मैं मानता हूँ हमारे वजीर आला साहब बहुत अच्छे, वो उन्होंने जायजा लिया, लेकिन ना वो गाड़ी से गए ना किसी और तरीके से वो गए हैं, हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर भेजा है, मशीनरी काम कर रही, टाइम लगेगा, लेकिन हम तब करते हैं जब सर पे पड़ जाती है। थोड़ा इससे पहले टेक्नोलॉजी को रखें। इकबाल को क्यों आपने निसाब से निकाला, इसीलिए तो निकाला है, उसने जुबान दी थी लोगों को, उसने ये बात कही थी, आईने नौ से डरना, तर्जे को हन पे अड़ना, मंजर यही कठिन है कौमों की जिंदगानी में। भाई आज भी आप बेलचों से बर्फ हटा रहे हैं, आप जदीद टेक्नोलॉजी देखें दुनिया कहाँ पर पहुंची हुई है, लोग वहां पर आप देखें कि यूरोप में वो मशीनरी इस्तेमाल नहीं होती, आपके भी ऐसे नादरन एरियाज हैं कि यूरोप से ज्यादा वहां पर बर्फबारी होती है, तो उसकी सफाई के लिए, सुथराई के लिए, उसको मैनेज करने के लिए मैं कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए इमरान साहब करे, इमरान साहब आप साथ हैं, हम हुकूमत की इस लिहाज से उनकी कोशिशों को हम अप्रिशिएट करेंगे, जो भी अच्छी कोशिशें की जाएंगी और करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। इमरान साहब आप बताइएगा कि ये जो उन्होंने कर्जा 6 अरब डॉलर का, ये पहले तो बड़े नारे लगाते थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे, और इनकी हुकूमत में पता नहीं है कितनी दफा IMF के पास जा चुके हैं। देखें जी, ये बातें जो कंटेनर पे खड़ी होकर की थी ना, वो सारी झूठ निकली हैं। महंगाई होगी तो हुक्मरान चोर होगा, हम IMF से कर्जे नहीं लेंगे, ये सारी बातें इनकी ऐसे ही हैं। अब जो कंटेनर पे तो चढ़ के इन्होंने बहुत कुछ बोला था, महंगाई नहीं होगी, जब महंगाई, एक मिनट, इन्होंने कंटेनर पे चढ़ के कहा था कि महंगाई होगी तो आप समझ लें वजीर आजम चोर है। आज महंगाई भी होगी, लोग भूखे भी मार रहे हैं, लोगों के पास रोजगार भी नहीं है,
1 करोड़ नौकरियां देनी थी इन्होंने, गवर्नर उसको यूनिवर्सिटी बनाना था, पता नहीं कहाँ से कहाँ पाकिस्तान को लेके जाना था, और वो पाकिस्तान को कहाँ से उठा के कहाँ पे फेंक दिया उन्होंने। अभी फिर इमरान साहब ने कहा कि मुझे 3 महीने जो है अगले 3 माह गवर्नमेंट के वो बहुत अहम है जी। क्या ये इन अवाम को इसी तरह कहते रहेंगे कि ये 3 माह, ये 4 माह, ये 100 दिन बड़ा कुछ अहम है? ये बस इसी तरह यह पहली बात जो प्रोफेसर साहब ने की है ना कि जब कोई बंदा पैसे देता है तो वो अपनी शराइत बनवाता है, तो वो शराइत अभी तक पूरी नहीं हो रही। अब कोई बचा होगा इनके पास तो उनके पास गारंटी रखवाएंगे ना। यहाँ पे हमारी सड़कें, टीवी स्टेशन, हर चीज तो उनके पास गिरवी पड़ी है। अब वो मांग रहे होंगे कि भाई और कोई चीज लाओ गारंटी के लिए, तो हम पैसे दे देते हैं। अब वो ये मैनेज ही नहीं कर पा रहे होंगे, इनके पास कोई चीज बची नहीं है। अल्लाह ना करे ये कोई ऐसी चीजें उनको देने पर मजबूर हो जाए जिससे हमारा मुल्क की दफा जो खतरे में पड़ जाए। हमें तो इस बात का खतरा पड़ा। FBR जो है वो छोटी चीजों पर भी टैक्स लगाने जा रही है। 1000 स्क्वायर फीट से जो छोटी दुकान है उस पर भी वो टैक्स लगा रहे हैं। जब ये प्रॉपर्टी के काम में बड़ा ही खलल डाल दिया है, इतने रेट्स इन्होंने हाई कर दिए हैं, DC रेट बढ़ा दिए हैं, रजिस्ट्रियों के रेट इन्होंने बहुत ऊपर ले गए हैं। जो 5 लाख रुपए मरले के हिसाब से जमीन थी 15 लाख रुपए पे एक्सेस करके लेके जा रहे हैं उसको। ये लोगों का जीना हराम कर दिया है, खुदकुशियां करने पे लोग मजबूर हो गए हैं, और इससे आगे क्या होगा? हाफिज साहब आप लाइन पे ही हैं? हाफिज साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैं लाइन पर ही हूँ, लाइन पर हूँ। हाफिज साहब आपके जो वजीर आजम इमरान खान साहब हैं उन्होंने कहा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, तो IMF आपके पास खुद आ रही है क्या चल के कि हमें कर्जा दे दें? आपने मुझे जो है ना इस सवाल का जवाब देने के लिए ना थोड़ा टाइम देना है, ठीक है? जी जी। मैं आपके जितने भी सवाल होंगे सबका जवाब दे के जाऊंगा। मैं सबकी बातें सुन रहा था और बड़े गौर से सुन रहा था, ठीक है? और मैं किसी भी बात के ऊपर मैंने कोई मतलब कि मुदाखलत नहीं की, ठीक है? देखें, तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो 20 अरब डॉलर के करीब करंट अकाउंट खसारा और तकरीबन 37 अरब डॉलर तजारती खसारा का सामना था। ठीक हो गया। जो हमारे फॉरेन रिजर्व थे सिर्फ 9 बिलियन डॉलर थे। बैरूनी कर्जा 96 बिलियन डॉलर था, जिस पर लगातार सूद भी अदा करना होता था, ठीक है? शायद उसके बाद आप ये देखें कि सबसे उसके बाद सबसे हमारा ये था कि एक नुज़ायदा हुकूमत है जिसके ऊपर हमने सारा ये जो मुल्क को हमने, अच्छा शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, बात बहुत लंबी हो जाएगी, कि 78% जो हमने पहले से कर्जे लिए हुए थे, कर्जों की वापसी की इज़ा पर हमने खर्च किया। मतलब कि जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व मौजूद थे उसमें से 78% हमने पहले वाले जो कर्जे लिए थे उसके ऊपर हमने अदा किए, ठीक है? ये सारे फैक्ट एंड फिगर तो आवाम को भी अब जुबानी याद है, आपने इतनी दफा आवाम को सुना दिया, बच्चे को पता है। मेरी बात सुन ले, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ ना। PTI के 3 साल और 3 माह में बैरूनी जो कर्जा है हमारा और लाइबिलिटीज है वो 96 बिलियन डॉलर से बढ़कर 127 बिलियन डॉलर हुई, ठीक हो गया। इसमें गवर्नमेंट के कर्जे तो आपकी हुकूमत भी ले रही है। डॉलर सुन ले, IMF का जो कर्जा है वो 7.07 बिलियन डॉलर और फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज जो है वो 11.61 बिलियन डॉलर बनती हैं, ठीक है? यानी तो मुराद सही साहब ने कहा था कि मैं 2 दिन में कर्जा उतार दूंगा, वो हमारा 99.6 बिलियन डॉलर बनता है। मैं आपको डिटेल से सारा बता रहा हूँ, मैं आपके सवाल पर भी आऊंगा, वक्त कम है जाऊंगा। देखिए ये जो बातें कर रहे हैं, ये मैं कहता हूँ कि 78% है, 98% है। मैं कह रहा हूँ कि जो अभी इनके 3 साल में शरह बढ़ गई है महंगाई की, और उसके मुकाबले में आप जायजा लें हाफिज साहब, वो कहाँ थी, आप कहाँ खड़े हैं? चलिए हाफिज साहब आप ये बताएं कि जो 2022 का भी एक ही हफ्ता गुजरा है, देखे ना कि आप कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ, वो बाकी पिछली हुकूमतें कहाँ खड़ी थी, ये बताएं। हाफिज साहब 2022 का अभी एक ही हफ्ता गुजरा और आपने महंगाई नोट की है, कभी आप बाहर निकले हैं, वो 21.38% हो चुकी है इस वक्त। नहीं, आप मुझे तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं इस मुल्क में नहीं रहता, मैं इस मुल्क से चीजें खरीदता नहीं हूँ। तो आपको अंदाजा होना चाहिए फिर इस बात का। मेरी जो प्रॉपर्टी है सारी लंदन में है या बर्तानिया में है, या मेरे अकाउंट जो है लंदन बर्तानिया के बैंकों में, स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं। मैं इधर के रहायशी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाफिज साहब फिर आपको भी पता होना चाहिए कि आवाम किन हालात में पिस रही है। दोनों हाथों के साथ
इस तरह से नोचा गया है इस मुल्क को, आप मुझे सर, ये आप भी तो उसी तरह ही कर रहे हैं, आप भी तो उसी फार्मूले पे चल रहे हैं। आपका फार्मूला कौन सा चेंज हो गया है हाफिज साहब? आपका फार्मूला कौन सा चेंज हो गया? अभी थोड़े दिनों पहले उसने फैसल वार्डन ने खुद एतराफ किया है मीडिया के ऊपर बैठ के कि महंगाई बढ़ गई है, अब महंगाई की वजह से केपीएससी का इलेक्शन हार गई है, उन्होंने खुद एडमिट कर लिया। आप कौन सी बात कर रहे हैं? उसी की ऐसा तरह होगा अब कि आप लाहौर की तालीम जो निकाल के मेट्रो देखें ना, बस उसने है, एडमिट कर लिया कि महंगाई की वजह से हम केपीएससी का इलेक्शन हार गए सारा। दोबारा उसका जो है वो बोली जब लगती है तो वही कंपनी कहती है कि हम इसको आप भी हाफिज साहब उसी तरह है जिसी तरह पिछली कंपनियां ये सियासी कंपनियां थी, आपने भी उसी तरह की कंपनी बनाई, लूटमार करना शुरू कर दिया उस कंपनी के ऊपर। जो था वो 26 रुपए फी यूनिट थी, अब वही यूनिट 8 रुपए फी यूनिट है। तो जाहिर सी बात है कि इस मुल्क को दोनों हाथों से नोचा गया। सारा तो हाफिज साहब, कर्जा आप भी तो कीमतें बढ़ रही हैं। उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं ना। आपका पैटर्न कौन सा चेंज हो गया है? या तो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, लोगों को आटा सस्ता मिल रहा है, बिजली सस्ती मिल रही है और दूसरी चीजें सस्ती मिलना शुरू हो गई हैं, फिर तो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन अगर ये आसमान को छूना शुरू हो गई है तो फिर आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? मुझे आप ये बताएं ना, हमें तो हुए हैं 3.5 साल अभी हुकूमत में आए भाई, हुए। 3.5 साल हो गए, आपने दावे क्या किए थे उनके ऊपर जरा गौर करें। कंटेनर पे खड़े होकर जो तस्वीरें की थी उनको उठा के देख लें। अगर वो कंटेनर पे खड़े होकर जो तस्वीरें आपने की, अगर वो तो अच्छी हैं। इमरान साहब एक मिनट, इमरान साहब एक मिनट, हाफिज साहब सुनिएगा, हाफिज साहब आप पैसे वज़ीर आज़म ने अपने नाम से बाहर भेजे हैं। हाफिज साहब जो हमारी FBI कह रही है, इस मुल्क के अंदर सड़कें जो है इस मुल्क में पहले से ज्यादा बन रही हैं। हाफिज साहब कौन सी सड़क बन गई है वो मुझे आप दिखा दें। कौन सी? आप तो पैच वर्क नहीं करवा रहे, सड़क तो बनाना बड़ी दूर की बात है। आज के दौर में तो पैच वर्क नहीं हो रहे भाईजान। उसको बर्बाद किया है, हर मुल्क की मईशत को उसने नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। कोरोना के भी इफेक्ट्स आए हैं, लेकिन बस उसके आप ये सारा मुद्दा कोने पे डाल रहे हैं। हमारे बताइए सारी कोने में ले गए, किसी का कारोबार डूब गया, किसी ने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, वो सारा कुछ कोने में डाल रहे हैं। भाई आप पैसे ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, वो कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं ये भी तो बताएं ना। हाफिज साहब ये बताइएगा कि FBR ने किसी भी चीज पर परचून की कीमत पर जो सेल्स टैक्स है वो आयद करने का इख्तियार मांग लिया है। वो कह रहे हैं कि छोटी से छोटी दुकान पर भी टैक्स लगेगा। मेरी एक मिनट बात सुनो। अभी देखिए मिनी बजट जो हमने पेश किया है, इसके अंदर कोई भी नया टैक्स नहीं लगा। हाफिज साहब $350 अरब का आपने नया टैक्स लगा आयद किया, क्यों नहीं लगा? नहीं 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 ये नहीं, रजिस्ट्रियों आपने के फिर से नहीं पढ़ा। ये उसके बाद ये तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है। मैं आपको बताता हूँ भाई, मैं आपको बताता हूँ, कोई नया टैक्स नहीं लगा उसके अंदर, ठीक है। जो पुराने टैक्सों के ऊपर छूट दी गई थी उस छूट को खत्म किया गया, कोई नए से टैक्स नहीं लगाया। और जो पुरानी जो छूट थी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, बिजली की कीमत बढ़ गई है, ठीक है। वो पहले टैक्स लगे हुए थे, सुन ले, वो पहले टैक्स लगे हुए थे पिछली गवर्नमेंट ने, ठीक है, पिछले बजट में और उससे पिछले बजट में PTI गवर्नमेंट ने उसके ऊपर छूट दी थी। हमने वो छूट खत्म की है और इंशाल्लाह आगे आने वाले बजट में हम ठीक है। यहाँ पर एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। जहाँ रही बात जहाँ पर गरीब आदमी की, ठीक है, हमने गरीब आदमी को एहसास राशन कार्ड उसमें हमने शुरू कर दिया। एहसास राशन के जरिए हम हर गरीब आदमी को सब्सिडीज के लिए उसके ID कार्ड के ऊपर जैसे आटा घी दालें in the city all night, and the best street buildings in the neon light. When I heard the thunder, I could feel the rain. I want you to follow me into the jungle. Ain't no God for my streets in the heart of the jungle. Into the jungle. ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया।
माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। ब्रश 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 दिन में 2 बार करें, ब्रश 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 कैविटीज को दूर रखें, ब्रश 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 दिन में 2 बार करें, ब्रश करें कोलगेट से। सुबह होते ही ब्रश ब्रश ब्रश, दूसरी बार सोने से पहले ब्रश ब्रश ब्रश, शेकी शेकी शेकी, ब्रश 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 दिन में 2 बार करें, ब्रश करें कोलगेट से। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे जो अदारा शुमारियात ने पहले हफ्ते की रिपोर्ट पेश किया, तो मैं बढ़ता हूँ आप प्रोफेसर साहब की तरफ। जी प्रोफेसर साहब, आप क्या कहेंगे जो महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है? हाँ जी, ये बात ये है कि आज हमारी वैसे एक लिहाज से खुशकिस्मती है कि हमारे साथ माशाल्लाह आप सब मौजूद हैं जो वज़ारत इंसानी हकूक़ के कोऑर्डिनेटर भी हैं और इंसानों के हकूक़ के लिए वो वाकई सरगर्म भी हैं। ये मतलब इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। इस हवाले से हमें आसानी रहेगी आज उनके गोशगुजार करने में कुछ बातें, ताकि वो अपनी हुकूमत को भी बयान कर सकें, बाकी लोगों को भी वो बता सकें कि भाई अब हम इंसानी हकूक़ की वजारत चला रहे हैं और हाफिज़ साहब उसके कोऑर्डिनेटर हैं, तो माशाल्लाह वो हमारी बात जो है ना अरबाब इक़्तिदार तक आसानी से पहुंचा देंगे। हमें आम इंसान समझ लिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये हमें अगर सिर्फ इंसान नहीं भी समझते, अगर ये हमारे जो वज़रा उनकी बात करता हूँ या हुकूमती या जो बड़े हैं हमारे मुल्क के, वो कम से कम हमें शनाख्ती कार्ड की एक हैसियत दे दें। हमें शनाख्ती कार्ड तो कम से कम समझ लें, हमारी बात जो है ना वो सुन लें। कहा जाता है कि खुगरे हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। इसलिए मैं हाफ़िज़ साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप सब महंगाई पर अपनी हुकूमत को आगाह करें कि आवाम की जो चीखें निकल रही हैं वो हुकूमत तक पहुँचाएँ और वहाँ पर लोगों को अच्छी राय दें, क्योंकि मशीर अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से जब सवाल किया गया, प्रोफेसर साहब मैं आपको टोक रहा हूँ क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास, तो ये बताइएगा कि इमरान अशरफ गुज्जर साहब क्रिप्टो करेंसी के आड़ में पाकिस्तानियों से 18 अरब डॉलर रुपए लूटे गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो हमारे यहाँ FIA वगैरह साइबर क्राइम वो तो इसके पीछे दौड़े हैं। देखिए जी, ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि कई तरह के फ्रॉड होते हैं। ये भी उनमें से एक तरह की कंपनी बन के इसने सादा लोगों को लूटना शुरू किया था। ये काफ़ी सालों से ये काम चल रहा है और ये लूट मार करके निकल गए। इस तरह की कई कंपनीज आई जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मार्केट में लेके आए और लोगों को लूटा। सरबराह IMF साइबर क्राइम के जो है इमरान रियाज साहब, उन्होंने बोला कि दिसंबर में 11 एप्लीकेशंस या वक्त बंद हुई हैं, तो क्या इन्हें तब नहीं समझ आ रही थी? देखें, इनको सब समझ होती है। ये भी लोग, तो आपको मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि हमारे ऊपर भी माफियाज बैठे हैं और ये माफिया जो है इन चीज़ों को पहले देखता नहीं है, आंखें बंद करके रखता है। बाद में जब अवाम में आ जाती हैं बातें तो फिर ये एप्लीकेशनें बंद करनी शुरू कर देती हैं और लूट खसूट का जो माल होता है उसको बंदर बांट देते हैं। साहब मुझे एक छोटी सी बात करनी, मेरी बात सुने। चाइना क्या करता है? चाइना करता है उसके सिर्फ WeChat चलती है। वो आपने साइबर क्राइम हमारा जो है ना वो बड़ा बेहतरीन अदारा है और हमें उसके जरिए उससे मदद लेनी चाहिए। और हम बाहर क्या भेजते, बाहर से क्या आता है, चाइना में सेंसर होकर हर चीज आती है। चले हाफ़िज़ साहब की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हाफ़िज़ साहब, आप क्या कहेंगे जो क्रिप्टो करेंसी के आड़ में पाकिस्तानियों को कितना बड़ा चूना लगाया गया? हाफ़िज़ साहब, आप सबसे पहले मैं बता दूं एक बात, वैसे पाकिस्तान में सिर्फ पान वाला ही ईमानदार बंदा है जो पूछकर लगाता है। हाफ़िज़ अकरम साहब, आप बात सुन रहे हैं मेरी? चलें, हाफ़िज़ साहब के साथ तो हमारा राब्ता ख़त्म हो गया। प्रोफेसर साहब 2 मिनट में 1 मिनट में अपनी बात को आप वाइंड अप कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये जो इतना बड़ा पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड किया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बात सुनिए, वही जैसे चलिए इमरान अशरफ गुज्जर साहब ने कहा ना कि बदकिस्मती है हमारी कि हमारी आवाम सादा है और लालच में जल्दी आ जाते हैं, बगैर होमवर्क के ही कोई ना कोई काम हो जाता है। लेकिन क्या ये जब ऐसे करती हैं, जब ऐप्स आती हैं या सोशल मीडिया पर या साइबर क्राइम के जो मतलब लोग हैं, क्या वो इन चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते? भाई याद रखिए, रियासत की जिम्मेदारी है, सारा काम ये रियासत को करना है। जब आप दावा करके आते हैं ना तो फिर आपको ही काम करना है। आपने रियासत के लोगों को हर नुकसान से बचाना है, उनको गाइडलाइन भी आपने देनी है, उनको मुतनबे भी आपने करना है और आपने उनको सारा एजुकेट भी करना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है।
کہ ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. فوراً منافع کی طرف چل پڑتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, اس میں ہم لوگ نا پیسہ انویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شارٹ کٹ کبھی نہیں ہوتے, یاد رکھیے گا, شارٹ کٹ کبھی نہیں ہوتے. میں تو اقبال کے ایک شعر پر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کروں گا. انہوں نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بار پیدا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات جو ہے وہ منزل مل جائے, راتوں رات ہماری جو ساری عمارات کھڑی ہو جائیں. جن عمارات کی راتوں میں تعمیر ہوئی ہوتی نا صرف منٹوں گھنٹوں میں, تو یاد رکھیے ان کی بنیادیں کھوکھلی ہوا کرتی ہیں. اچھا عمران صاحب وقت کم ہے ہمارے پاس, اپنا جواب جلدی آپ مکمل کیجیے گا اور بتائیے گا کہ پی ایس پی جو 30 جنوری کو پی ایم ہو اس کے سامنے جو احتجاج کرنے جا رہی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی سربراہی میں, اس کا کیا لایا عمل ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, لایا عمل صرف یہی ہے سید مصطفیٰ کمال صاحب کا کہ وہ اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, ان چوروں اور لٹیروں سے ملک کو بچانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی جان چھڑانا چاہتے ہیں. اس لیے وہ 30 جنوری کو نکلیں گے تبت سینٹر سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک, اور یہ پاکستان کے طول و عرض میں یہ ہماری احتجاج پھیل جائے گا انشاءاللہ. چلیں بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا. ناظرین, ہم نے بات کی مری میں جو سانحہ ہوا اس کے حوالے سے کہ جو لوگوں کی جانیں گئی, بہت سا نقصان ہوا پاکستان کے عوام کا, پاکستان کا آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا, کیونکہ یہی لوگ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر کہیں بڑے کام کرنے تھے, بڑے بڑے کاروبار کرنے تھے. اور اسی کے حوالے سے ہم نے بات کی جو آئی ایم ایف نے قرضے کی ہمیں اگلی تاریخ دے دی ہے, کیا ہمارا پاکستان واقعی اس حالات پہ کھڑا ہے کہ ہمیں قرضے کی بھی ضرورت ہے اور آئی ایم ایف اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کر رہی. اور اسی کے ساتھ ہم نے بات کی تھی دارہ شماریات کے حوالے سے, جن کو انہوں نے رپورٹ دی کہ پاکستان میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے, آئے روز بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, گیس پاکستان کو مل نہیں رہی ویسے ہی, اور اس کے علاوہ دوسری جو شیز ضروریات ہیں ان میں بھی دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے. اور جو کرپٹو کرنسی کی فراڈ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, آخر وہ کب تک انہیں واپس مل جائیں گے یا جو بھی لایا عمل اپنایا جائے گا. اسی والے سے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے مجھے وقت دیا. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے, آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئے عوامی مسائل اور حالات کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.